हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब पर हमारी सीरीज है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस नाम से। इसमें हम हर सेशन में 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस चूज करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। वाइल चूजिंग द क्वेश्चंस वी डू ट्राई कि हम अच्छे ही क्वेश्चंस चूज करें, ताकि एग्जाम में जब अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट रहे हैं तो वो छूटने बंद हो जाए। ये इसी सीरीज का सेशन नंबर 24 है। इस सीरीज को अभी तक आपने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमें हौसला देते रहिए, हम इसे आगे बढ़ाते ही रहेंगे। आइए आज के इस सेशन नंबर 24 को स्टार्ट करेंगे और जानते हैं वो 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस कौन से हैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जब भी कभी आप डेली डोज के किसी सेशन को अटेंड करें, तो पहले एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ, इसे आप डाउनलोड कर लें अगर आपने ना किया हो। तो यहाँ पर जा करके डेली क्विजेस में इस सेक्शन में जा करके फिर डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस नाम से एक टेस्ट बना हुआ है, उसका डोज 24, मतलब अगर आप डोज 12 देखने जा रहे हो तो डोज 12 को सॉल्व करें, डोज 15 का वीडियो देखने जा रहे हो तो डोज 15 को टेस्ट के फॉर्मेट में पहले अटेम्प्ट करके देख लें। 5 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको। इसका बेनिफिट ये है कि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आपको पहले कितना आता है, और साथ ही साथ क्वेश्चन का भी टाइप पता चल जाएगा। ये एक सही तरीका होता है। अच्छा, जिन क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे उनका पीडीएफ भी अवेलेबल है। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस पे अवेलेबल है। साथ ही साथ एप्लीकेशन में पीडीएफ नोट्स में जा करके डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब, इसके डोज 24 को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से है। पढ़िए। माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। ऐसा लग रहा है कि इसमें राइम हो गई। माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। मेरी माँ सोच रही है कि मुझे शराब पीना बंद कर देना चाहिए। मेरी माँ सोच रही है कि मुझे शराब पीना बंद कर देना चाहिए। पहले तो आप ये सुन लीजिए, स्टार्ट और स्टॉप, इन दोनों ही वर्ब के बाद अगर फिर से वर्ब आए तो आप उसे जीरंड बनाए, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाए। ये देखिए, स्टॉप ड्रिंकिंग लिखा है। ऐसे स्टॉप राइटिंग हो सकता है, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज हो सकता है, स्टार्ट रनिंग हो सकता है। राइट। आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, मुझे शराब पीनी बंद कर देनी चाहिए। ऐसा मेरी माँ सोच रही है, ऐसे बोलते हैं, या ऐसा मेरी माँ सोचती है। मेरी माँ को लगता है, मेरी माँ का मानना है, वो ये सोचती है, उसको ये लगता है, उसका ये मन है, वो कहती है। ऐसे बोलिए ना, वो कह रही है। मेरी माँ ऐसा सोचती है, मेरी माँ चाहती है, मेरी माँ चाहती है कि मैं ऐसा करूं, मेरी माँ सोचती है कि मैं ऐसा करूं। तो आपको इसे ना अननेसेसरली कॉन्टिन्यूअस में नहीं ले जाना चाहिए। ये कौन सी बात है कि इस समय कोई किसी काम को कर रहा है, नहीं। मेरी माँ का ऐसा मानना है, वह ऐसा सोचती है कि मुझे ड्रिंक करना बंद कर देना चाहिए। बेटर टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो माई मदर थिंक्स। Moving on. Number two. Whatever road we take, we shall be late. What road we take, we shall be late. Whichever road we take, we shall be late. Or which road we take, we shall be late. पहली बात, ये दोनों तो होंगे नहीं। What का कोई चेहरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि what के ठीक बगल में कोई नाउन नहीं आता। What अपने आप में सब बोलना जानता है। जैसे कि आपने बोला बुक, तो अब इसके पहले आप वॉट नहीं लगा सकते, ये कोई तरीका नहीं। वॉट बुक नहीं। जैसे आपने बोला बॉय, तो अब आप इसके पहले वॉट नहीं लगा सकते, वॉट बॉय नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ। तो जैसे आपने बोला चेयर, तो वॉट नहीं हो सकता सर, समझ रहे हैं ना। हाँ। तो ये सब तरीका गलत है। रोड लिखा हुआ ना, जब नाउन आ जाए सर, नाउन आ जाए तो नाउन के पहले विच ही लगाते हैं सर। जैसे विच बुक, विच बॉय, विच चेयर, ऐसे बोलिए ना, विच। अब विच में आपके पास दो चॉइसेस हैं। विच रोड वी टेक, इसका मतलब है हम जो सड़क लेते हैं, वी शैल बी लेट, हमें लेट हो जाएगा।
थोड़ा सा जोर दे के कहिए, विच एवर रोड वी टेक वी शैल बी रोड लेट। हम जो भी रोड चूज करेंगे हमें लेट तो हो ही जाना। जो कोई भी रोड हम चूज करें, हमें लेट हो गया है घर से निकलने में, ठीक है, और हम किसी भी रास्ते से जाए, चाहे किसी भी रास्ते से क्यों ना जाए, विच एवर, समझ रहे, विच एवर रोड वी टेक। इसलिए आपको प्रेफरेंस विच रोड को नहीं, विच एवर रोड को देना चाहिए कि हम जो कोई भी सड़क लेंगे, जिस भी रोड से हम जाएंगे, हमें लेट ही हो जाएगा। तो विच एवर रोड वी टेक वी शैल बी लेट, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सुरेश केम होम, सुरेश घर आया, फ्रॉम ट्रेन, ट्रेन से, विद ट्रेन, ट्रेन के साथ, बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, ऑफ ट्रेन, पता नहीं क्या लगना चाहिए सर? ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है आवागमन का साधन। इसके पहले जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो हम बाई लगाते हैं, जैसे बाई बस। जैसे बनारस चलोगे, हाँ चलेंगे। कैसे चलना है? बाई बस चलना है। कैसे चलना है? बाई रोड चलना है। कैसे चलना है? बाई ट्रेन चलना है। कैसे चलना है? बाई एयर चलना है। कैसे चलना है? बाई टैक्सी चलना है। आप बोलते हैं कैसे जाओगे दिल्ली? बाई ट्रेन जाएंगे। कैसे गए जाओगे बनारस? बाई रोड जाएंगे, बाई बस जाएंगे। कैसे गया है वो लंदन? बाई प्लेन गया है भाई, बाई एयर। तो आने जाने के लिए जो आवागमन का साधन यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए हमको हमेशा प्रेपोजिशन बाई ही यूज करना चाहिए। डिड यू हेयर सम न्यूज अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री? या फिर एरर है या नो एरर? क्या देश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में तुमने कोई खबर सुनी? देश की जो राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर तुमने कोई खबर सुनी क्या? अब ध्यान से समझिए सर, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट? क्वेश्चन मार्क लगा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। देखिए सर, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो डिटरमाइनर सम लगाए, नेगेटिव सेंटेंस हो तो डिटरमाइनर एनी लगाए। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो ऐसे में भी ज्यादातर मामलों में एनी का ही यूज करें। अफर्मेटिव सेंटेंस हो, I heard some news, I did not hear any news। अफर्मेटिव सेंटेंस है, I heard some news। नेगेटिव सेंटेंस है, any लगाइए, I did not hear any news। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कोशिश करिए कि ज्यादातर मौकों पर any का ही यूज करिए। Did you know anything about this matter? Did you know anything in this matter? Do you know any of these people? Do you want to say anything? डू यू वांट, इस तरीके से बोलते हैं। हालांकि सम भी आता है, पानी चाहिए क्या आपको? डू यू वांट सम वाटर? कुछ मैं कहूं, मैं ऐसे समथिंग। तो ऐसा भी होता है कि इंटरोगेटिव में समय, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंटरोगेटिव में क्या लगाना होता है? एनी लगाना होता है। क्या तुमने कोई खबर सुनी? कोई खबर सुनी? कुछ की बात अगर करी जाए तो सम लगाइए। जैसे डू यू वांट सम वाटर, क्या आपको कुछ पानी चाहिए? थोड़ा पानी चाहिए क्या? डू यू वांट टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ अगर हिंदी में आ रहा है तो आप इंटरोगेटिव में सम लगाइए। अदरवाइज, क्या तुमने कोई खबर सुनी? क्या तुम किसी को जानते हो इसमें से? क्या तुमने कुछ कहा? हाँ, क्या तुम कोई बात कहना चाहते हो? इस तरीके से आपको एनी ही लगाना चाहिए। सो डिड यू हेयर एनी न्यूज? एनी न्यूज। इंटरोगेटिव सेंटेंस में गिव प्रेफरेंस टू एनी। सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, हर पियरलेस मैनर्स को नोटिस्ड, उसके पियरलेस मैनर्स को नोटिस किया गया। अब पियरलेस मैनर्स का मतलब लवेबल होगा, जिसे आप प्यार करें, यानी कि अफेबल जो हो, केपेबल ऑफ बीइंग लाफ्ड जिसको कह सकते हैं। राउडी तो बहुत रूड को कहते हैं, राउडी राठौर ना, राउडी बहुत दबंग टाइप के आदमी को कहते हैं, दबंग टाइप का। इर्रेलेवेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, फर्जी, जिसको आप इनकोहेरेंट भी कह सकते हैं, असंबद्ध कह सकते हैं, मतलब बिना हाथ पैर की बात को आप इर्रेलेवेंट कह सकते हैं। अनइक्वल्ड का मतलब होता है जो किसी के बराबर ना हो या जिसके बराबर कोई ना हो, जिसको आप अनपैरेलल्ड कह सकते हैं,
पैरेलल्ड कह सकते हैं। सर यही इसका आंसर है। देखिए पीयर का मतलब तो साथी होता है, जो आपके साथ काम कर रहा है वो आपका कॉलीग है, वो आपका पीयर भी है। आपका जो तरीका है, बिहेवियर अप्रोच है, वो पीयरलेस है, मतलब आपके किसी साथी की वैसी अप्रोच नहीं है। योर अप्रोच इज पीयरलेस, योर मैनर्स वर पीयरलेस, योर बिहेवियर वाज पीयरलेस, योर डेडिकेशन इज पीयरलेस। मतलब आपका तरीका आपके साथियों से बिल्कुल अलग है, आपका तरीका अपने साथियों के जैसा है ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये वर्ड पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है कि आप बहुत क्विक हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत तेज काम करते हैं, आप बहुत तेज सोचते हैं, आप दूसरों से हट के और बेहतर सोचते हैं। तो पीयरलेस एक पॉजिटिव वर्ड है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड मच सुपीरियर, दूसरों से बिल्कुल अलग और खासा अच्छा खासा बेहतर। अनपैरेलल्ड देख रहे हैं आप, अनपैरेलल्ड, अनराइवल्ड, अनपैरेलल्ड ब्यूटी, अनपैरेलल्ड टैलेंट जिसको कह सकते हैं। तो अनइक्वल्ड होना चाहिए, जिसके बराबर, जिसके जैसा कोई नहीं था। यूनिक बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं, हाँ यूनिक कह सकते हैं। आप इसे डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, आप इसे सिंगुलर भी कह सकते हैं। शी हैज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू लिवर डिजीज। अब आप समझिए, पढ़ के देखिए, उसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है लिवर डिजीज को लेकर। हम कह रहे हैं आपको कुछ नहीं आता, फिर भी अकल लगाइए ना सर। उसको लीवर डिजीज को लेके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि जन्म से ही उसको लीवर डिजीज का खतरा है, जन्म से ही उसका लीवर डिजीज की तरफ झुकाव है। सब प्रीडिस्पोजिशन का मतलब ही होता है झुकाव। अब एक बात और समझिए, रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी और एक्सेप्शंस, ये एक दूसरे के सिनोनिम। सर ये दो तीनों एक दूसरे के सिनोनिम। रेजिस्टेंस का मतलब है आप रोकेंगे, इम्यूनिटी में भी आप इतने ताकतवर होंगे कि बीमारी को रोकेंगे, एग्जेम्पशन में भी आपको बचत मिल जाएगी, रियायत मिल जाएगी, आपको वो देना नहीं पड़ेगा। एग्जेम्पशन जब मिल जाता है, टैक्स का एग्जेम्पशन हो, फेयर्स का एग्जेम्पशन हो, मतलब किराया ना देना पड़े, तो आपके बल्ले बल्ले हैं, आपको मुक्ति मिल गई, आपको रियायत मिल गई, आपको आजादी मिल गई। तो रेजिस्टेंस में आप रोक रहे हैं, आपका रेजिस्टेंस जितना स्ट्रांग होगा आप उतने स्ट्रांग हैं। रेजिस्टेंस में आप रोक रहे हैं, आप सेफ हैं। इम्यूनिटी में आप ताकतवर हैं, आप सेफ हैं। एग्जेम्पशन में आपको रिलीफ मिल रहा है, आप सेफ हैं। तो ये तो एक दूसरे के सिनोनिम ही हो गए ना, इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता था। हाँ, बिना पढ़े ही आप कह सकते वल्नरेबिलिटी हो जाएगा। बाकी पढ़िए जरूर, थोड़ा सा अकल का प्रयोग करेंगे तो मच बेटर रहेगा। अब समझिए सर, डिस्पोजिशन किसी के बिहेवियर को कहा जाता है। डिस्पोजिशन आपका जो नेचर होता है ना, नेचर जिसको हम टेंडेंसी भी कहते हैं, उसको कहते हैं। और प्री से तो और झुकाव हो जाएगा। अच्छा, टेंडेंसी या नेचर वही तो है जिस तरफ आपका झुकाव होता है। आपका जो टेंडेंसी है वही तो काम करेंगे, आप अपने नेचर के ही हिसाब से तो काम करेंगे। तो डिस्पोजिशन का मतलब ही है आपका लगाव, आपका झुकाव, आपका स्वभाव प्री डिस्पोजिशन में, और आप झुक जाएंगे। और बीमारी की तरफ अगर कोई व्यक्ति झुकता है तो ये उसकी वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि अगर पर्सन कोई वल्नरेबल है तो वो कमजोर है, जिसे बीमारी बहुत तेजी से पकड़ सकती है। तो डिजीज की तरफ प्री डिस्पोजिशन है या डिस्पोजिशन है, तो ये वल्नरेबिलिटी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, इसका मीनिंग बताना है, ये ईडियम है, ध्यान से समझिए। ये एक रिंग बनाया गया, ऐसे से ले लीजिए। यहाँ पर कोई फाइटर है, बॉक्सर है, यहाँ लोग उसको देख रहे हैं। अब वो अंदर से कह रहा है कि कोई लड़ेगा मेरे से, या उसके बगल में एक रेफरी है, वो कह रहा है कोई लड़ेगा इससे। तो आप, बहुत से लोग बाहर से देख रहे थे, तो उनमें से आपने क्या किया, अपनी हैट उतार करके इस रिंग में डाल दी। ये जेस्चर कहा जाता है कि मैं लड़ूंगा। ये जेस्चर है कि मैं लड़ूंगा। जब कोई अखाड़े से चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है कोई माई का लाल जो मुझसे लड़े, तो ऐसे में अगर आप अपनी कोई वस्तु फेंक देते हैं, स्पेशली हैट हो गया, कभी कभी और भी चीजें हो सकती, कोई कोई हैंकी भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आपने बाहर से उसे रिंग में, एरिना में फेंका है, यानी कि यू वांट टू फाइट, यू आर रेडी टू फाइट, यू एक्सप्रेस योर विलिंगनेस टू फाइट, यू एक्सप्रेस योर विलिंगनेस टू टेक अप द चैलेंज व्हिच इज ऑफर्ड। ये होगा सर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चुनौती का सामना करने के लिए या चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होना, इच्छा जाहिर करना। आफ्टर वंस ओन हार्ट, ये एक नया ईडियम है,
हाल फिलहाल में पूछा जाना शुरू कर दिया गया। इफ somebody इज आफ्टर योर ओन हार्ट, तो आपस में बहुत बढ़िया तालमेल है। जैसे उन दोनों में बहुत बढ़िया निपटी। वाई? बिकॉज दे आर आफ्टर ईच अदर्स हार्ट। माई वाइफ इज आफ्टर माई हार्ट। तो मेरी और मेरी वाइफ की बहुत बढ़िया बनती, बहुत बढ़िया ट्यूनिंग है। टू बी आफ्टर वंस हार्ट का मतलब है जब नेचर, डिस्पोजिशन, लाइक्स, हाँ, सब कुछ बहुत मेल खाता हो। तो हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, डिसिमिलर नहीं, सिमिलर टू वंस ओन। जब आपकी और दूसरे की पसंद नापसंद बहुत मिलती हो, तो दैट पर्सन इज आफ्टर योर ओन हार्ट। वैसे भी एक फ्रेज है सर, टेक आफ्टर, इसका मतलब है किसी के जैसा देखना, शक्ल सूरत में किसी के जैसा देखना। वहां से भी आप आफ्टर को रिलेट कर सकते हैं चाहे तो। नंबर 9, अच्छा सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक से है। द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, विल प्रोवाइड पीपल विद अपॉर्चुनिटी, इससे लोगों को मौका मिलेगा टू शेयर प्रूफ ऑफ क्या, फोर्जरी, मैन हैंडलिंग, मैल प्रैक्टिसेस, विंडिकेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब आप बताओ सर, इलेक्शन कमीशन कोई एप्लीकेशन लॉन्च करेगा और उससे लोगों को मौका मिलेगा कि वो प्रूफ शेयर कर सके पॉलिटिकल पार्टीज कि कौन से प्रूफ शेयर कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज की अच्छी चीजें शेयर कर सके, नहीं सर, प्रूफ शेयर करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज के हेरा फेरी के प्रूफ शेयर कर सके, हाँ, मिली भगत के प्रूफ शेयर कर सके। हाँ, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, गलत गतिविधियों के प्रूफ आप शेयर कर सके। देखिए, फोर्जरी, फोर्जरी नहीं होगा, फोर्जरी एक क्राइम है, फोर्जरी में जालसाजी की जाती है, और यहाँ जालसाजी नहीं होगा। यहाँ तो होगा कि जैसे किसी को घूस दी जा रही है, किसी को डराया धमकाया जा रहा है, ईवीएम्स में छेड़छाड़ की जा रही है, पेपर फाड़े जा रहे हैं, ये जालसाजी में नहीं आता। समझ रहे हैं? अब मैन हैंडलिंग का मतलब तो पिटाई करना होता है। मैन हैंडलिंग का मतलब होता है कि जैसे पीटना किसी को, या कोई वस्तु कहीं पे रखी हुई तो उसको ढंग से हैंडल ना करना, इधर उधर फेंक देना उसे। स्पेशली धक्का मुक्की को, अब भीड़ में है तो कोई किसी को टिपियाई दे रहा है, थप्पड़ मार दे रहा है, कोई किसी को छेड़ रहा है, ये मैन हैंडलिंग में आता है सर। ये एक प्रकार के टॉर्चर में आता है, तो ये भी नहीं होगा सर। सर मैल प्रैक्टिसेस होगा, मैल प्रैक्टिसेस का मतलब ही होता है हेरा फेरी। समझ रहे हैं ना? अनलॉफुल एक्टिविटी जो भी होती, गैर कानूनी गतिविधियों को हिंदी में समझ लीजिए, गैर कानूनी गतिविधियां जो हैं वो मैल प्रैक्टिसेस में आती हैं। अब सोचो, वो कैब आपकी ठीक है तो आप कर सकते, ठीक नहीं है तो झेलिए। दे कैंडिडेट एंड सपोर्ट्स व्हेन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यहां से भी पढ़ सकते थे सर। जो आचार संहिता होती है ना, आचार संहिता, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो किसी और ऑप्शन में कंडक्ट है ही नहीं, ये भी हो सकता है। विंडिकेशन तो जस्टिफिकेशन होता है सर, अगर विंडिकेशन कर दिया गया है किसी के एक्शन का, डिसीजन का, तो उसे सही ठहराया गया। जैसे अभी कुछ वक्त पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईडब्ल्यूएस के तहत 10% का रिजर्वेशन दिया जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को। तो उस मामले को, वो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसीजन दिया और कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि विंडिकेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस डिसीजन को। ये विंडिकेशन है सर, जस्टिफिकेशन। लास्ट क्वेश्चन है सर, इसके बाद आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं, अपने किसी एक अच्छे दोस्त में से शेयर भी कर सकते हैं जो पढ़ने वाला हो। अनएक्सपेक्टेड एंड अनफेवरेबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन और डिसीजन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? मतलब आपके किसी एक्शन या आपके किसी फैसले का उम्मीद के बिल्कुल विपरीत और अच्छा रिजल्ट ना आया हो, आपके किसी एक्शन या आपके किसी फैसले का रिजल्ट जब आया हो तो वो आपकी उम्मीद के जैसा ना हो और आपके फेवर में भी ना हो, मतलब विपरीत आया हो नतीजा, उसको क्या कहते हैं? ट्रूथ, स्ट्रैटेजी, रैमिफिकेशन। देखिए, विंडफॉल अचानक से मिले लाभ को कहते हैं, अचानक से मिले लाभ को कहते हैं, विंडफॉल गेन होता है, एकदम से रातों रात आप अमीर हो जाए, लॉटरी लग जाए, जैकपॉट मिल जाए आपको, वो विंडफॉल है। ट्रूथ तो समझौते को कहते हैं, जिसे आप पार्ले भी कह सकते हैं,
हाँ, पैक्ट भी कह सकते हैं, संधि, समझौता जिसको कह सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती थी, अब पता नहीं चलती नहीं चलती। स्ट्रैटेजी, रैमिफिकेशन होता है सर, कॉन्सिक्वेंसेस जिसको कह सकते हैं आप। जो दुष्परिणाम होते हैं, साइड इफेक्ट्स जिनको आप कह सकते हैं, उन्हें आप जो है रैमिफिकेशंस बोलते हैं। क्या कहते हैं सर? रैमिफिकेशंस। ऑप्शन नंबर डी। सर सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा। आप में से जो भी लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जरूर विजिट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, एक छोटा सा कमेंट भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।